स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद वॉन्ट ऑफ फैक्टर। देखिए अभी तक हमने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। वॉन्ट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करता है और मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि जो आपके पास न्यूमेरिकल आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर का भी यूज़ हो सकता है। अब ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे? हमारे पास ना एक्चुअल में टू टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं। वी नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना होता है। टू टाइप के सॉल्यूट मान लेते हैं। एक कैटेगरी ये है लाइक यूरिया, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। ठीक है, ये कुछ एक कॉमन इस टाइप के आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? लाइक NaCl, MgCl2, AlCl3, CaOH ट्वाइस और Na2SO4। ये सेकंड कैटेगरी है। ठीक, दो कैटेगरीज हो गई। अब इनमें फ़र्क क्या है वो बाद में बात करते हैं कि फ़र्क मेन डिफरेंस क्या है। बट हुआ क्या कि क्यों इनको टू कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि आपको ना 5 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है, 5 ग्राम ग्लूकोज, और उस 5 ग्राम ग्लूकोज को आप 500 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करते हो, 500 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करते हो और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो हो जाता है 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो गया। और आपको अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो Kb दिया होगा, फॉर एग्जांपल Kb इज़ 1.86। ठीक, अब आप इसका क्या करोगे? देखो इसने क्या कहा, कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट? 102 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसने कहा ये लैब में हुआ है। मीन्स आपने लैब में क्या किया, 500 ग्राम वाटर लिया, उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर दिया और डिज़ोल्व करने पर आपने नोट किया कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ नाउ 102 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कितनी डिफरेंस आया बॉइलिंग पॉइंट में? 2 डिग्री का। एलिवेशन कितनी हुई? 2 डिग्री, क्योंकि यूजुअली वाटर बॉईल किस पे हो रहा था? 100 पर। बट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज वो डिज़ोल्व हो रहा है अब 102 पर, तो 2 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, अब फिर आपने क्या किया, दोबारा से ये फॉर्मूले का यूज़ किया। देखो लैब में करना और फॉर्मूले में करना अलग बात होती है। लैब में किया 102 आया, फिर आपने यूज़ किया फॉर्मूले का, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। KB जो है वो 1.86 है, तो मोलैलिटी क्या है? गिवन मास में नंबर ऑफ मोल, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू कितना ग्राम है वाटर, 500 इंटू 1000। नाउ देखो मैंने यहाँ पे वैसे ही बोल रहा हूँ, मैंने कोई कैलकुलेशन की नहीं है। सपोज करो इसका आंसर भी सेम आता है, यहाँ पर भी डेल्टा TB की वैल्यू वही आती है। कितनी है डेल्टा TB? यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री बड़ा है डेल्टा TB, तो यहाँ पर भी डेल्टा TB की वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस ही आई। यानी कि आपने न्यूमेरिकल से सोल्व किया तो भी वही आंसर आया, आपने लैब में किया, प्रैक्टिकली किया तो भी आंसर क्या आया? वही का वही आया। अब व्हाट इज़ वॉन्ट ऑफ फैक्टर? वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम I से शो करते हैं और इसका क्या डेफिनेशन है? रेशो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होती है? लैब में। आप पेपर के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका रेशो जो है उसे बोलते हैं हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर। और साइंटिस्ट ने क्या नोट किया, इन दिस केस यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, हर बार रेशो 1 रहा। तो 1 रेशो कब रहेगा? जो वैल्यू आपकी मतलब कि लैब में आ रही है और वही वैल्यू जो है फॉर्मूले का यूज़ करके आ रही है। तो यहाँ तो क्या हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखो इन रियलिटी में जो हम लिखते हैं फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख सकते थे
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई मीन्स वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब आई कितना आ रहा है 1, इसलिए लिखते नहीं, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं। कंप्लीट फार्मूला ये होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ऐसे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ऐसे ही वो पाई इज इक्वल टू सी आर टी था, उससे पहले पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, ये बनता फार्मूला। लेकिन क्योंकि इस केस में बार बार जो ऑब्जर्व था सेम कोलिगेटिव आया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई थी 1, तो पुट करो ना करो कोई इशू नहीं था। वहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, बिकॉज आई की वैल्यू हमेशा 1 आ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब हमने क्या लिया NaCl, MgCl2, AlCl3 और दिस टाइप ऑफ एनी सोल्यूट। अब इन दोनों में वैसे मेन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, ये तीनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और वो आयोनिक। ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोलाइट। क्या है सबके सब इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो NaCl, आप NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करो, इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो पहले ये NaCl1 एक ही था, एक ही मॉलिक्यूल था, अब Na अलग Cl अलग, दो अलग अलग आयोन्स बन गए, यानी कि 1 चेंज इनटू 2। एंड वी नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ना मास पर, ना साइज पर, ना कलर पर, किसी चीज़ पर नहीं, ओनली वन थिंग दैट इज़ नंबर। केवल नंबर गेम है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ जब 1 से 2 बनेगा, मीन्स वाटर में तो आपने 1 मोल डाला किसका, NaCl का, बट बन क्या गया 1 मोल NaCl एंड 1 मोल Na एंड 1 मोल Cl, यानी कि 1 मोल चेंज इंटू 2, यानी कि 1 इज चेंजिंग इंटू 2। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। द वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस। एंड क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर केवल इंक्रीज वाली बात करूँगा, ऑल्दो डिक्रीज भी हो सकते हैं, वो मैं बाद में लूँगा। पहला मेरा फोकस इंक्रीज पर ही रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही रहे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो सपोज करो आपने NaCl ही लिया, नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, अब ज़रा सपोज करना कि जैसे आपने क्या किया 5 ग्राम NaCl लिया, ठीक, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, और आपने क्या किया लैब में, पहले लैब में किया आपने काम, लैब में जब ऑब्जर्व किया तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई सपोज करो 6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब ये बॉईल हो रहा होगा 106 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि तो चेंज आया 6 डिग्री, तो बॉइलिंग पॉइंट तो 6 पॉसिबल नहीं है ना। डेल्टा मीन्स चेंज आया है और बड़ा, और एलिवेशन है बड़ा ही होगा, तो आपकी जो अब एलिवेशन होकर के कितना बॉइलिंग पॉइंट हो गया 106 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपकी प्रॉपर्टी आई ऑब्जर्व्ड। बट जब आप इसको न्यूमेरिकली सोल्व करना शुरू किया, ये कौन सी हो गई ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये आपने लैब में की थी। फिर क्या किया आपने, इसका यूज़ किया डेल्टा टीबी को निकालने के लिए फॉर्मूले का, दैट इज़ KB इंटू मोलैलिटी। ये आपको आता है, कर लेना अपने आप ही। आप ये करा तो आपका आंसर आया 3 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अब डेल्टा टीबी कितना आ गया 3, यानी कि जब आप न्यूमेरिकली कर रहे हो दिस इट इज़ नोन एज कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपको कैलकुलेशन से आई वो 3 आई, लेकिन लैब में गए तो 6 आई। तो देखो व्हाट इज आई, आई इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड कितनी है 6, एंड जो कैलकुलेट आई बाय द फॉर्मूला दैट इज 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2, आई की वैल्यू 2। तो यही होता है आपका रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, आई की वैल्यू 2, एंड दिस I2 शोज दैट 1 पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2। अगर आई की वैल्यू 3 है, इसका मतलब वो पार्टिकल 3 में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन NaCl 3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो NaCl के लिए तो आई की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, AlCl3 के लिए ये वैल्यू 4 हो सकती है, क्योंकि एक Al और 3
Cl है 3 + 1 4। अच्छा, ये टूटेगा 1 Ca में और 2 OH में, इसके लिए I की वैल्यू 3 हो सकती है। I की वैल्यू डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि वो कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक पार्टिकल, यहाँ बहुत सिंपल सा मैथ है जो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में करते होंगे, कि एक पार्टिकल ने इतने ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया है 2 डिग्री, तो बताओ 3 पार्टिकल कितना बढ़ाएंगे भाई? अगर 1 पार्टिकल ने 2 बढ़ाया, 3 पार्टिकल 6 बढ़ाएंगे। तो यही तो सिस्टम, यही तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वॉन टॉप फैक्टर का यूज़, कि आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपने जो सॉल्यूट को ऐड किया है उसका अमाउंट क्या है, इंक्रीज हो रहा होगा। द अमाउंट शुड बी इंक्रीजिंग। और इंक्रीज कब होता है? जब वो पार्टिकल टूटता है। तो इससे आपको एक आइडिया और मिल गया कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो रहा है वाटर में जा करके। और अब इतना आपको समझ आ गया है यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लूँगा जिसकी हेल्प से थोड़ा सा आपको वॉन टॉप फैक्टर का आइडिया होगा। मैं अभी ये इसके क्वेश्चन कुछ है काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उनको करवाने से पहले एक सिंपल से प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल की हेल्प से यहाँ पर ट्राई करूँगा कि आपको नहीं वॉन टॉप फैक्टर की कुछ नॉलेज हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग अभी मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन सर्च करता हूँ और उसको यहाँ पर सोल्व करेंगे ताकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। मैं इसमें अभी ये वो केस, सिंपल केस लेना चाह रहा हूँ जिसमें आपको सिंपली फाइंड हो जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू। नाउ सी, देखो क्वेश्चन आप ज़रा नोट भी कर सकते हो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 10.50 ग्राम ऑफ MgBr2 in 200 ग्राम ऑफ वाटर। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर के लिए मैंने H2O लगा दिया यहाँ, ठीक। जो मोलर मास है MgBr2 का, इट इज़ गिवन 184 ग्राम पर मोल। तो ये आपको 184 ग्राम मिल गया, ठीक। और KF की वैल्यू जो दी हुई है, KF इज़ 1.86, ठीक। नाउ सी हेयर क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इधर आपके पास इसमें एक लाइन और दी है नेक्स्ट कि अज्यूमिंग द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोशिएटिंग इन द सॉल्यूशन, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। ये सबसे इनिशियल लेवल का वॉन टॉप फैक्टर के बेसिस पर क्वेश्चन है और ये आ जाते हैं, काफ़ी उम्मीद इसी लेवल के आने की है जहाँ पर लिखा हो इट इज़ कंप्लीटली डिसोशिएटिंग, इट इज़ कंप्लीटली आयोनाइज, ठीक, या इट इज़ 100% आयोनाइजिंग। तो जब पूरा टूट रहा है, सिंपल देखो यहाँ पर इसने कह दिया टूट रहा है, आपके माइंड में आ जाएगा वॉन टॉप फैक्टर, इट इज़ डिकम्पोजिंग, इट इज़ ब्रेकिंग, इट इज़ आयोनाइजिंग। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से पहले निकालो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू, अब आप पहले यहाँ पर I लगाओगे क्योंकि इसने कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ हुआ है, इनटू KF इनटू मोलैलिटी। अब सबसे पहले I का यूज़ करो। I क्या होगा यहाँ पर? I की वैल्यू आएगी, देखो ये है आपके पास Mg, ये है Br2, इट विल ब्रेक इनटू 1 Mg2 पॉजिटिव एंड 2 Br नेगेटिव, 2 Br एंड 1 Mg, I वैल्यू 3। तो आप यहाँ पर I की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 3 इंटू KF की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 10.50 डिवाइड बाय 184 गिवन मास बाय मोलर मास इंटू द मास ऑफ सोल्यूट 200 ग्राम में है तो ऊपर 1000, ये 5 आ जाएगा। बाकी देखो आपको सोल्व कर लेना, आंसर कितना आया है मैं देख लेता हूँ। जो यहाँ पे जो आंसर आएगा तो आंसर इज़ 1.59, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आई? 1.59। इसका मतलब
फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, देखो फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, कितना डिक्रीज हुआ 1.59, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट FP ये हो गया -1.59 केल्विन और डिग्री। ठीक है, तो -1.5 डिग्री सेल्सियस, और मैं गलत कर दिया, केल्विन नहीं जाएगा, डिग्री सेल्सियस, -1.59 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट नाउ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा सा और समझने में हेल्प मिलेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, अब आप थोड़ा सा वॉन्ट ऑफ के क्वेश्चंस को अपने घर पर भी ट्राई करना शुरू कर देना। तो मैं यहाँ पर पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन से। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl। अब आपको KCl का अमाउंट निकालना है, विच मस्ट बी एडिड टू 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि आपके पास जो सोलवेंट है वो दिया हुआ है 1 kg। ठीक, निकालना क्या है आपको, KCl का मास कितने ग्राम ऐड करना है, यानी कि इसको हम WB भी बोल सकते हैं, निकालना है। So that the means calculate the amount of KCl which must be added to 1 kg of water so that the freezing point is depressed by 2 Kelvin। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहता है कि 2 डिग्री डिप्रेस हो जाए, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर ये 2 बोल रहा है। इसने देखो बड़ा ही एक इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि जो डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट वो डेल्टा जो है वो TF तो 2K है, 2 केल्विन, और KF की वैल्यू दी हुई है KF की वैल्यू है 1.86। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कितने अमाउंट में आपको ऐड करना है मास। अब देखो जरा ध्यान देना, इसमें KCl दिया हुआ है, अब KCl कितने में ब्रेक होगा, 2 में, तो यहाँ पर आपके पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब दिया क्या है आपको यहाँ पर, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। TF दिया हुआ है कितना, 2, I की वैल्यू 2 इंटू KF 1.86 इंटू मोलैलिटी, गिवन मास निकालना है, WB निकालना है, एंड KCl का, अब K मीन्स 40 प्लस 35.5 75.5, ठीक, इनटू कितने ग्राम है वाटर आपके पास, 1 kg है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 कर दो आप, ठीक है, 1 kg आ गया पूरा। अब kg है तो ऊपर 1000 की जरूरत पड़ेगी नहीं लगाने की, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से ये WB को काउंट कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा आइडिया मिला कि I की वैल्यू को कैसे पुट करना है। लेकिन मैं अब एक ट्राई करता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो एक सिंपल लेवल का हो और जहाँ से आपको ना I निकालना आ जाए। मीन्स कई बार क्या होता है कि आपको दोनों वैल्यू दी होती हैं और आपको वहाँ पर I को निकालना होता है। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन सोच रहा हूँ जिसमें कि आपको यहाँ ऐसा, हाँ ये रहा ये क्वेश्चन, बट इसमें डिसोसिएशन नहीं हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, तो वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं लूँगा। चलो ये मिल गया क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कौन सा है ये, यस, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल फिर थोड़ा सा और वॉन्ट ऑफ फैक्टर को एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करने के ट्राई करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, कितना सल्फर यूज़ किया गया है, 2.56 ग्राम। व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक सॉल्वेंट है और ये है 100 ग्राम, तो आपके पास सॉल्वेंट आ गया 100 ग्राम। द फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय, यानी कि डेल्टा TF, देखो फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय कितना हो गया है आपके पास, 0.0383 माइनस, ठीक, चलो इसको कर दो, 0.383 डेल्टा TF आ गया। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फ़र, कि सल्फ़र का फॉर्मूला क्या है। देखो अब आप सोचोगे कि S8 ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सल्फ़र का फॉर्मूला S2 भी होता है, S8 भी होता है, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स।
अब के एफ की जो वैल्यू दी हुई है फॉर द CS2, देखो वो वाटर के लिए होते हैं 1.86, CS2 के लिए के एफ की वैल्यू दी हुई है 3.83। अच्छा, सल्फ़र का जो मास है दैट इज़ 32, द मास ऑफ सल्फ़र इज़ 32 ग्राम। सल्फ़र का जो मास यानी कि एम बी करना पड़ेगा, सॉरी, एम बी इज़ 32 ग्राम पर मोल। अब देखो भाई, आपको यहाँ पर फॉर्मूला कैसे पता लगाओगे? अब फॉर्मूले का मतलब ये है कि देखो, अब एक काम करो, पहले ये डेल्टा टी एफ दे रखा है आपको। नाउ डेल्टा वी नो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू, पहले जरा मतलब अपना कुछ खुद करो, कुछ गलती इसमें आएगी उससे आपको आइडिया मिलेगा। मीन्स आप उस तरीके, मैं आप चाह रहा हूँ कि वैसे करो जैसा आप करते अगर आपको वॉन्ट ऑफ ना आता, तब पता लगता गलती क्या है। फर्स्ट आप इसको गलत तरीके से ही करो ताकि सही के बारे में आइडिया मिले। देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ये क्वेश्चन था। अगर आप इसको करोगे, अब डेल्टा टी एफ तो दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ 0.383, वो क्यों दिया हुआ है फिर? एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, जब आपको डेल्टा टी एफ दे दिया है और बाकी सब कुछ भी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर आई, क्योंकि आई निकालने से आपको सल्फ़र का फॉर्मूला कैसे पता लगेगा देखते हैं। देखो, ये जो वैल्यू है ये आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ 0.83। अब इसके बाद ये है 0.383 इंटू आई निकालना है आपको। यहाँ के एफ कितना है 3.83। अब देखो यहाँ मोलैलिटी के लिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2.56 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो निकालना है आपको, सॉरी 32 होगा वो, तो सल्फ़र का मोलर मास 32 होता है, इनटू कितने ग्राम है सॉल्वेंट CS2 100 ग्राम, 100 है तो ऊपर लगा दोगे 1000। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। अच्छा, इधर इसको करोगे तो 3.2, इसको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा हमें, ठीक। अच्छा, 3.2 को इससे, एक मिनट, एक काम करते हैं। अब देखो ध्यान दो, आपके पास यहाँ भी 3.83 है और इधर है 0.383, ठीक। अब आप एक मिनट, इसको ये यहीं कर लेते हैं। 32 को करता हूँ अगर मैं 3 से, नहीं इससे नहीं होगा, 8 से, हाँ यस। देखो भाई, इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.8, ठीक है, 0.8 से करोगे तो 2.56 जो है दैट विल बी 0.8। अब खुद देखो, आपके पास 0.8 आ गया, तो आई, एक काम करो, इसको यहाँ भेज दो, 0.8 इंटू 3.83, ठीक। अब इसको करोगे सोल्व, तब देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, तो इसको कर दो आप, 1 पॉइंट कम कर दो, इसका भी कम हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। इसका मतलब क्या पता लगा आपको, जो एक पार्टिकल है वो 1/8 यहाँ पर देखो जुड़ गया है। इसका मतलब आपके जो पार्टिकल है वो जा कर के 8 हो रहे हैं, मीन सॉरी 8 पार्टिकल जो है वो 1 बन रहा है। आई की वैल्यू आई है 1/8, यानी कि आपके पास सल्फ़र का फार्मूला कितना होगा S8। आई की वैल्यू आई है यहाँ पर 1/8। इसका मतलब वो कुल 8 पार्टिकल्स थे, लेकिन हमने उसको कैसे ट्रीट किया, लाई का 1 पार्टिकल। तो ये वो एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर पार्टिकल जा कर के जुड़ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर 10 पार्टिकल से 1 पार्टिकल बना है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 10 टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आई है 1/8। इससे प्रूव होता है कि इसका फॉर्मूला कितना है S8। इसका मतलब सल्फ़र के 8 पार्टिकल्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक। तो हमने आज थोड़ा सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ किया है, ऑल्दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने आज स्टार्ट ही की है।
हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें अभी कन्फ्यूजन रह जाए। नेक्स्ट वीडियो में उन जो आपके डाउट्स हैं उनको भी करेंगे क्लियर, और आप भी ट्राई करो कि जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उन्हें आप खुद सॉल्व करो। उनके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, थोड़ा और इजी रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो अभी मैंने आज थोड़ा सा इनिशियल लेवल लिया है, आप नोट्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आफ्टर दैट अदर वीडियो में आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा वांट ऑफ फैक्टर एक शुरुआत में एक टाइम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, बट जैसे ही आप 2-3 बार इसको करोगे ये ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।